अस्सलाम वालेकुम जी। केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 1। आज का टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। ये काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स में मुझे कहा था कि सर ये टॉपिक हम समझा दें। बहुत आसान टॉपिक है। सबसे पहले आप देखेंगे दो साइंटिस्ट हैं, गोल्डबर्ग एंड वे। उन्होंने 1869 में ये ला दिया, ये ला पेश किया। अब इसकी स्टेटमेंट को देखिए। वो कहते हैं कि अब इसके स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे। वो कहते हैं द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में हमेशा आपके पास क्या आ जाएंगे, रिएक्टेंट्स आ जाएंगे। और द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट। और रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब हमने पढ़ा था फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है पिछले लेक्चर में। फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, और रिवर्स रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से ही रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। अब अगली बात यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है एक्टिव मैसेज। अब एक्टिव मैसेज का क्या मतलब होता है, वो कहते हैं कि एक्टिव मैस मोलर कंसंट्रेशन होती है। अब एक्टिव मैस होता क्या है पहले आप समझ लें कि लेट्स सपोज आपने किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट डाला है वो 2 kg डाला है। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा का पूरा जो 2 kg है वो उस रिएक्शन में यूज होगा, नहीं। उसका एक स्पेसिफिक पोर्शन है जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होगा। यानी रिएक्टेंट का वो वाला पोर्शन जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है उसे आप क्या कहते हैं, एक्टिव मैस। क्या कहते हैं जी, एक्टिव मैस। इसका जो यूनिट यूज करते हैं मोल पर डीएम क्यों यूज करते हैं। और जब भी आपने किसी चीज का एक्टिव मैस शो करना है तो आप उसके अराउंड क्या लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है हमारे पास, ए और बी रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, सी और डी। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू लॉ, अब लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज। अब यहाँ पर देखना एक्टिव मैसेज को शो करने के लिए मैंने इनके अराउंड क्या लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब फॉरवर्ड रिएक्शन है तो इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, और रिएक्टेंट्स क्या आते हैं, ए और बी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ ए एंड बी। प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो इसकी कांस्टेंट, इसकी जगह पे जो कांस्टेंट आप लगा देंगे केएफ। वैसे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है तो रिवर्स रिएक्शन में क्योंकि हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स हो जाएंगे तो ये आ जाएगा सी और डी। प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आप क्या लगा देंगे, के आर। अब हमने क्या पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है तो उसकी जगह पे आप लिखेंगे के एफ ए बी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है तो उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, के आर सी और डी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने एक चीज अपने ध्यान में रखनी है कि ये के आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। और ये ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखिए के आर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड। अब एक चीज यहाँ पर याद रखनी है कि ऊपर हमेशा प्रोडक्ट होनी चाहिए और नीचे आपके पास रिएक्टेंट्स होने चाहिए। तो कोई भी रिएक्शन है जब भी उसका आपने KF और KR को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक नया कांस्टेंट आएगा जिसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC कहते हैं। जब भी आपने किसी चीज का KC एक्सप्रेशन लिखना है तो ये चीज ज़हन में रखनी है कि जो प्रोडक्ट है ये आपके पास ऊपर आने चाहिए और जो रिएक्टेंट्स हैं ये आपके पास नीचे आने चाहिए। यहां तक आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब अगला एक क्वेश्चन यहीं पे हम सॉल्व करते हैं कि ये जो KC हमने पढ़ा है कब इसके यूनिट्स होंगे और कब इसके यूनिट्स नहीं होंगे। KC पहला है जी नो यूनिट्स। कब KC का कोई भी यूनिट नहीं होगा, नंबर ऑफ moles of reactants is equal to number of moles of product। यानी जब भी किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तब KC का कोई भी यूनिट नहीं होगा। जैसे एक आप एग्जांपल लिख लें, H2 plus I2 रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ पर क्या बन जाता है, 2HI। अब देखिए तो एक और एक, इस तरफ भी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, और इस तरफ भी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। यानी यहाँ पर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, यहाँ पर KC का कोई भी यूनिट नहीं होगा। अब इसका आप KC एक्सप्रेशन लिख लीजिए। KC एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे हम, KC इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट आएगा, HI प्रोडक्ट आ गया, जो 2 है उसकी पावर बन जाएगी। यहाँ पर हमारे पास H2 आ गया, यहाँ पर हमारे पास I2 आ गया।
वैल्यू पुट करें, एच आई की जगह पे भी क्या पुट करें, मोल पर डीएम क्यूब, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे H2 की जगह पे भी क्या पुट करें, मोल पर डीएम क्यूब, और I2 की जगह पे भी क्या पुट करें, मोल पर डीएम क्यूब। अब अगर आप गौर करें तो ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, दोनों कर जाएंगे तो Kc का नो यूनिट, यानी Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा कब, जब दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे। अब अगली कंडीशन क्या है कि Kc के यूनिट कब होंगे, Kc have units कब, when number of moles of reactant is not equal to number of moles of product। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे तब आपके पास जो Kc है उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो इसकी एग्जांपल आप क्या लिख देंगे, अमोनिया की N2 plus 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन है 2NH3। अब यहाँ पर देखें 3 और 1, इस तरफ नंबर ऑफ मोल्स 4 है और इस तरफ नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर Kc का कोई ना कोई यूनिट होगा। अब इसका Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे, Kc एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऊपर आएगा NH3, जो भी नंबर ऑफ मोल्स है वो उसकी पावर बन जाएगी, यहाँ पर N2 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा H2 और 3 इसकी पावर बन जाएगा। वैल्यू पुट करें, NH3 उसकी जगह पे क्या आ गया, मोल पर डीएम क्यूब और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, N2 की जगह पे भी क्या आ गया, मोल पर डीएम क्यूब और H2 की जगह पे भी क्या आ गया, मोल पर डीएम क्यूब, उसकी पावर 3 है तो 3। अब यहाँ पर देखें 2 से एक ये कट गया और एक यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पर बाकी कितना बचेगा 2, ठीक है जी, मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। तो हमारे पास क्या बचा है, Kc का यूनिट 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब और उसकी पावर कितनी बची है 2। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 ओवर मोल का स्क्वायर और dm माइनस 6, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे से जब ऊपर लेकर जाएंगे तो Kc का यूनिट आपके पास क्या आ जाएगा, मोल की पावर नीचे +2 थी तो ऊपर जाकर -2 हो जाएगी और dm -6 थी तो ऊपर जाकर +6 हो जाएगी, इसलिए Kc का यूनिट आ जाएगा। यानी कुल मिला के बात ये है कि जब दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो Kc का कोई यूनिट नहीं होगा, और जब दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे तो Kc का यूनिट होगा, जैसे यहाँ पर हमने अमोनिया का यूनिट निकाला। थैंक यू।